हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है इतिहास हिस्ट्री, उसका चौथा पार्ट भारत में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इसमें हम आपके साथ इस चैप्टर का 18 से लेकर 34 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। अर्थात जो आपने फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था, तो उस आंदोलन के होने के क्या कारण थे उसके बारे में बताएं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण थे जो कि निम्नलिखित हैं। इसका पहला कारण था साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना। जो साइमन कमीशन था उस साइमन कमीशन का बहिष्कार करना तथा नेहरू रिपोर्ट का भी स्वीकार किया जाना, यही इसका पहला कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इसका दूसरा कारण था 1929 से 30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव, गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों के मानने से इरविन का इनकार किया था और पूर्ण स्वराज की मांग। ये 5 ऐसे कारण थे। इन 5 कारणों के कारण ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया गया था। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। जो गांधी इरविन पैक्ट था यह क्या था, अथवा इसी को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता थी, इसकी व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया था। 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता क्या है तथा दिल्ली समझौता क्या है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था तथा वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए थे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता बहुत अधिक बढ़ गई थी तो उसकी व्यापकता से ही अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया गया था। और 5 मार्च 1931 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे ही दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत गांधी जी ने अपने आंदोलन को अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था तथा वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु भी सहमत हो गए थे। असहयोग आंदोलन में चोरी चोरी घटना का क्या महत्व था। तो जो असहयोग आंदोलन था उस असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, इस घटना का क्या महत्व है। तो असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1920 ईस्वी में चलाया था, तो इस आंदोलन को उन्होंने पूर्णतः अहिंसक रूप से चलाया था। वे उसमें हिंसा का किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं लिए हुए थे। लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला कर अनेक पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। लेकिन इस आंदोलन में कुछ ऐसे लोग विभाग लिए हुए थे जिन्होंने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को अर्थात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर भीड़ ने अर्थात आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला कर दिया था तथा अनेक पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। इस घटना से गांधी जी काफ़ी दुखित हुए थे और उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। अर्थात इन्हीं सभी कारणों के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। इस कारण गांधी जी इस बात से बहुत अधिक दुखी हो गए थे और उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे, अर्थात जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो इस मुस्लिम लीग के क्या क्या उद्देश्य थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वह 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई।
इसका उद्देश्य था मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना, अर्थात मुस्लिम की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुस्लिमों के हितों की रक्षा की जाए। इसकी नींव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने रखी थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना एवं न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को भी जगह दिलाना, विधान परिषद में अलग निर्वाचक मंडल बनाना एवं काउंसिल में उचित जगह पाना। अर्थात मुस्लिम लीग की स्थापना पूर्णतः रूप से यही सोचकर किया गया था कि मुसलमानों को भी सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाया जा सके एवं न्यायाधीश के पद पर भी मुसलमानों को उचित स्थान पर जगह दिलाना और विधान परिषद में भी अलग निर्वाचक मंडल बनाना एवं काउंसिल में उचित जगह पाना। अर्थात मुस्लिमों को अपनी उचित मूल्य पाने के लिए, अपने उचित जगह पाने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को की थी और इसका जो नींव था वे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां थे। नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखी, अर्थात जो नमक सत्याग्रह था वह क्या था उसके बारे में बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह नमक सत्याग्रह से आरंभ हुआ था। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने दांडी को चुना था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त सहयोगी के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ की थी और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया था और शांतिपूर्ण अहिंसक ढंग से नमक कानून को भंग किया था। अर्थात जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका शुरुआत नमक कानून के आरंभ से ही हुआ था, क्योंकि जो गांधी जी थे वे नमक कानून को भंग करने के लिए दांडी से 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा आरंभ की थी और वे लगातार 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे थे और वे वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से स्वयं नमक बनाया था और शांतिपूर्ण अर्थात अहिंसक ढंग से नमक कानून को भंग किया था। तो यही था नमक सत्याग्रह के बारे में एक साधारण सा टिप्पणी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का क्या कारण था। अर्थात जो बारदोली सत्याग्रह था उसका कारण क्या था और क्या यह सत्याग्रह सफल रहा था। जो बारदोली सत्याग्रह था इसको चलाया गया था तो यह सत्याग्रह अपने उद्देश्य में सफल रहा था। बारदोली सत्याग्रह का कारण सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए करों से था। अर्थात जो वहाँ की सरकार थी वे सरकार किसानों पर लगातार कर बढ़ाए जा रहा था। तो बारदोली सत्याग्रह का कारण यही था कि सरकार द्वारा किसानों पर लगातार कर बढ़ाए जा रहे थे। बारदोली के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध एक सत्याग्रह किया था। पहले किसानों ने लगान में हुई 22% की कर वृद्धि का विरोध किया था तथा सरकार से मांग किया कि सरकार प्रस्तावित लगान में वृद्धि को वापस ले। अर्थात जो 22% की वृद्धि की गई थी उस वृद्धि को वे अपने लगान में वृद्धि को वापस ले लें। आंदोलन में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। जो यह आंदोलन था इस आंदोलन में महिलाओं की भी सक्रियता रूप से भागीदारी रही थी। सरदार पटेल की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए गांधी जी 2 अगस्त 1928 ईस्वी को बारदोली पहुंचे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए ही महात्मा गांधी जी 2 अगस्त 1928 ईस्वी को बारदौली पहुंच गए थे और गांधी जी के प्रभाव के कारण सरकार ने लगान में वृद्धि को गलत बताया और बढ़ोतरी 22% से घटाकर 6.03% कर दिया। बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अर्थात जब यह उनका उद्देश्य सफल रहा था, क्योंकि जो गांधी जी वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ की सरकार ने लगान में वृद्धि को ही गलत बता दिया था। अर्थात उन्होंने बताया था कि यहाँ की कर की वृद्धि 22% नहीं 6.03% है और इसी कारण यह बारदोली सत्याग्रह भी सफल हो पाया था और इसी कारण बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह जरूर बहुत बार पूछा जाता है कि भाई पटेल को अर्थात वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। तो बारदोली सत्याग्रह का क्या कारण था और यह सत्याग्रह सफल रहा या नहीं, आप इस क्वेश्चन को पढ़कर जरूर समझ गए होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट क्या थी। अर्थात जो नेहरू रिपोर्ट थी वह नेहरू रिपोर्ट क्या थी। तो जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया तब भारत सचिव बकरेनेंड ने भारतीयों को सर्वदलीय स्वीकृत एक संविधान बनाने की चुनौती दी थी। जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 ईस्वी में किया था तब भारत के सचिव बकरेनेंड ने भारतीयों को सर्वदलीय स्वीकृत एक संविधान बनाने की चुनौती दी थी। भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनाई थी जिसका उद्देश्य था संविधान का एक प्रारूप बनाना। समिति ने जो प्रतिवेदन तैयार किया था उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता था। अर्थात
वे जो 8 सदस्यीय समिति थी जिसका उद्देश्य संविधान का एक प्रारूप बनाना, और वही समिति ने जो प्रतिवेदन तैयार किया था उसी प्रतिवेदन को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट इसीलिए चलाई गई थी, इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया था तो भारत के सचिव बकरेल ने भारतीयों को सर्वदलीय स्वीकृत एक संविधान बनाने की चुनौती दी थी। तो भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनाई थी, और उस समिति ने जो प्रतिवेदन तैयार किया था उसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति बनाई थी, इसीलिए मोतीलाल नेहरू के नाम पर ही उसका नाम भी नेहरू रिपोर्ट पड़ा था। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। जो मेरठ षड्यंत्र था, इस मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद भारत में साम्यवादी आतंकवादी राष्ट्रवादियों पर सरकार ने दमन शुरू किया था। जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति गांधी जी ने 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद कर दी थी, तो उस समाप्ति के बाद भारत में साम्यवादी एवं आतंकवादी राष्ट्रवादियों पर सरकार ने दमन शुरू किया था। मेरठ षड्यंत्र केस के तहत 1929 ईस्वी में 31 मजदूर नेताओं को षड्यंत्रों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मेरठ ले जाया गया और वहीं उन पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा ही मेरठ षड्यंत्र के केस के नाम से प्रसिद्ध है। जब यह जो मुकदमा चलाया गया था वहाँ के मजदूर नेताओं पर, तो उसी को कहा जाता है मेरठ षड्यंत्र केस, और यह प्रसिद्ध है मेरठ षड्यंत्र के नाम से। तो यही था मेरठ षड्यंत्र। इससे आप समझ गए होंगे कि जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर दी गई थी तो वहाँ की सरकार ने दमन शुरू किया था, और 1929 ईस्वी में 31 मजदूर नेताओं को षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया था और उन्हें मेरठ ले जाया गया था, और यह मुकदमा मेरठ षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखें। अर्थात जो जतरा भगत थे वे कौन थे, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो छोटा नागपुर के उरांव आदिवासियों का एक अहिंसक आंदोलन 1914 से 1920 ईस्वी तक चलता रहा। जो छोटा नागपुर का एक उरांव आदिवासी थे, वे आदिवासियों अहिंसक आंदोलन 1914 से 1920 ईस्वी तक चलता रहा। इस विद्रोह का नेता जतरा भगत था, अर्थात जो यह विद्रोह था इसी विद्रोह का नेता जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर भी विशेष बल दिया गया था। अर्थात यह आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि वहाँ की सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार किया जाए, और इसी बात को लेकर वहाँ विशेष बल दिया गया था। जो जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखा था, शॉर्टकट में लिखें। तो छोटा नागपुर के उरांव आदिवासियों का एक अहिंसक आंदोलन 1914 से 1920 ईस्वी तक चलता रहा था, और इस विद्रोह का नेता ही जतरा भगत था, और इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। अर्थात जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी इसकी स्थापना क्यों की गई थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में उद्योगों कल कारखानों की स्थापना के साथ ही श्रमिक वर्ग का उदय हुआ था। इन औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों का कई तरह से शोषण किया जाता था। धीरे धीरे श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए थे। अपनी मांगों की हड़ताल का सहारा लेने के अतिरिक्त मजदूर संगठित होकर अपना संगठन बनाने का भी प्रयास करने लगे थे। इसी क्रम में 1920 ईस्वी को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अर्थात ऑल इंडिया ट्रेड की स्थापना क्यों की गई थी, तो इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के उद्योगों में कल कारखानों की स्थापना के साथ ही श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ था, और इन औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों को कई तरह की शोषण किया जाता था। धीरे धीरे श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए थे और अपनी मांगों के लिए हड़ताल का सहारा लेने के लिए अतिरिक्त मजदूर संगठित होकर अपना संगठन बनाने का प्रयास भी करने लगे थे। इसी क्रम में 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना करने के बाद श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाता था। स्थायी बंदोबस्त क्या, जो स्थायी बंदोबस्त था यह स्थायी बंदोबस्त क्या था। तो अंग्रेजों की कृषि नीति में मुख्य रूप से अधिकतम लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसमें जमींदारों को एक निश्चित भूराजस्व सरकार को देना पड़ता था तथा जमींदार किसानों से उससे अधिक लगान वसूल करते थे। अर्थात जो अंग्रेजों की कृषि नीति उसमें मुख्य रूप से अधिक लगान एकत्रित किया जाए, इसी उद्देश्य से बंगाल में एक स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, और इसमें जमींदारों को एक निश्चित भूराजस्व ही सरकार को देना पड़ता था, और वे निश्चित भूराजस्व देने के बाद जमींदार किसानों से उससे भी अधिक लगान वसूल करते थे। तो यही लगान वसूल करने की क्रिया को स्थायी बंदोबस्त कहा जाता था। यही स्थायी बंदोबस्त एक कानून की तरह था। खोंड विद्रोह का परिचय दें, अर्थात खोंड विद्रोह क्या था, इस खोंड विद्रोह के बारे में बताएं।
खोंड विद्रोह उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1914 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ था, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। इसके विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को कठोरतापूर्वक दबा दिया था। जो खोंड विद्रोह था, यह उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह विद्रोह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ था, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप भी धारण कर लिया था। इसके विस्तार को रोकने के लिए, अर्थात यह जो खोंड विद्रोह था, इसने बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लिया था और इसके विस्तार को रोकने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। तो यही खोंड विद्रोह था। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वे कौन थे? तो आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में नए वन कानूनों के लगाए जाने के प्रतिरोध में आदिवासियों का विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व ही अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में नए वन कानूनों को लगाए जाने के प्रतिरोध में ही आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वह अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय समूह की क्या भूमिका थी? जो भारत की राष्ट्रीय आंदोलन चलाई गई थी, तो उस राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय समूह की क्या भूमिका थी उसके बारे में बताएं, अर्थात उसका वर्णन करें। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय लोगों की भूमिका प्रमुख रही। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह हुए थे। इन विद्रोह में रंपा विद्रोह, अलमरी विद्रोह, उड़ीसा का खोंड विद्रोह जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया, यह 1914 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक चला। 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर में पोडाई कुकियों ने विद्रोह किया था। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पश्चिम उत्तर प्रांत का जनजातियों ने तीव्र राष्ट्रवादी भावना दिखाई थी। दक्षिण बिहार के आदिवासियों ने भी राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया था। इस प्रकार भारत के कोने कोने से आदिवासी जनता ने समय समय पर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। अर्थात इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उस राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातियों ने कैसे भाग लिया था उसके बारे में बताएं। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय लोगों की प्रमुख भूमिका रही थी और किस समय उनकी कैसी भूमिका रही थी इसके बारे में शॉर्टकट में बताया गया है कि 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों में पहला विद्रोह था रंपा विद्रोह, अलमरी विद्रोह, उड़ीसा का खोंड विद्रोह। ये सभी के सभी विद्रोह जनजातीय विरोध थे। और संथालों ने मणिपुर में पोडाई कुकियों विद्रोह किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चिम उत्तर प्रांत का जनजातियों ने तीव्र राष्ट्रवादी भावना दिखाई थी। दक्षिण बिहार के आदिवासियों ने भी राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया था। इस प्रकार भारत के कोने कोने से आदिवासी जनता ने समय समय पर अपना राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। खिलाफत आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? जो खिलाफत आंदोलनकारी थे उनकी क्या मांग थी? तो खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग निम्नलिखित थी। तुर्की के सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना। जो तुर्की के सुल्तान थे उनकी सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना करना ही खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग थी। अरब प्रदेश खलीफा के अधीन करना। जो अरब प्रदेश था उसको खलीफा के अधीन करना और खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों पर संरक्षण बनाया जाए। जो खलीफा थे उनको मुसलमानों के पवित्र स्थलों पर संरक्षण बनाया जाए कि जो मुसलमानों के पवित्र स्थल हैं उन पवित्र स्थलों पर उन लोगों को संरक्षण बनाया जाए। तो यही खिलाफत आंदोलनकारियों की मांग थी कि तुर्की के सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना करना, अरब देश खलीफा को अधीन करना, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर संरक्षण के रूप में बनाया जाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी तथा इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अर्थात कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की भी मांग की गई थी तथा इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उस राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें दो ही बात पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था उसी में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था।
तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन एकत्रित सभा रोल टैक्स एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। अर्थात वहां एक सभा बुलाई गई थी जो रोल टैक्स और पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन। लेकिन सभा की कार्रवाई के बीच ही अमृतसर का एक सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा और वहां प्रवेश द्वार को बंद कर निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए तथा करीब 1200 लोग जख्मी हुए। तो इसी प्रकार की नीति को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, क्योंकि इस जलियांवाला बाग में जब सभा एकत्रित हुई थी तो उस सभा एकत्रित के प्रवेश द्वार को ही बंद कर दिया गया था और उन निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया गया था और इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए थे तथा करीब 1200 लोग जख्मी हुए थे। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 34 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके और ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अच्छे से समझे हुए रहिएगा तो आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस का आंसर अपने लैंग्वेज के अनुसार भी जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप टेलीग्राम चैनल में भी अवश्य ज्वाइन हो जाएँ, क्योंकि इन सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। और आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।